हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। वेलकम टू द चैनल TCA द कॉमर्स एकेडमी। दिस इज़ रवि राय, योर अकाउंटेंसी टीचर। उम्मीद करता हूँ कि मेरे सारे प्यारे बच्चे बड़े ही अच्छे और कुशल मंगल तरीके से होंगे। तो आओ भैया, बिना शुरू करते हैं, बिना किसी लेट किए हुए और बिना समय नुकसान किए हुए। हम जो लास्ट पढ़ रहे थे वो क्या पढ़ रहे थे? रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर। नाउ व्हाट वी हैव टू डिस्कस? वी हैव टू डिस्कस अबाउट डेथ ऑफ अ पार्टनर। अब हमें क्या जानना है कि जब एक पार्टनर डेथ करता है तो व्हाट विल बी द अकाउंटिंग ट्रीटमेंट फॉर द सेम। जब कोई पार्टनर डेथ कर जाता है तो क्या क्या अकाउंटिंग ट्रीटमेंट्स होंगी। तो मैं बिल्कुल क्लियर बता दूं कि इस साल CBSE जो नया आपका पैटर्न आया है, मिड टर्म 1 मिड टर्म 2 होगा, तो डेथ में कोई भी नई चीज नहीं है एक्सेप्ट आपको एक चीज जानने से। ठीक है, तो हम वो एक चीज जानेंगे और उसके बाद 3 4 5 तरह की और भी जो सारी चीजें हैं वो सारी कॉमन आपको मिलनी है। किससे? रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर से। ठीक है, तो आइए बिना समय नुकसान किए हुए हम शुरू करते हैं कि डेथ ऑफ अ पार्टनर में हमको क्या क्या पढ़ना है। तो सबसे पहले जो हमको पढ़ना है वो पढ़ना है कैलकुलेशन ऑफ, ठीक, डिसीज्ड पार्टनर्स। जो पार्टनर मर जाता है उसको हम क्या कहते हैं? डिसीज्ड कहते हैं। तो डिसीज्ड पार्टनर्स शेयर ऑफ प्रॉफिट। जो पार्टनर मर जा रहा है उसका प्रॉफिट का शेयर कब तक का? टिल हिज या हर डेट ऑफ डेथ। डेट ऑफ डेथ, जब तक वो मर रहा है तब तक की डेट का उसका प्रॉफिट क्या है। दूसरा, शेयर ऑफ गुडविल। शेयर ऑफ गुडविल का ट्रीटमेंट ठीक वैसे ही होगा, ठीक है, जैसे आपका रिटायरमेंट में हुआ था। ठीक है, शेयर ऑफ एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट लॉसेज एंड रिजर्व्स। शेयर ऑफ एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स लॉसेज एंड रिजर्व्स। उसके बाद शेयर ऑफ प्रॉफिट या लॉस, शेयर ऑफ प्रॉफिट और लॉस ओवर रीवैल्यूएशन। रीवैल्यूएशन पे जो प्रॉफिट या लॉस हुए हैं। ठीक, इन सब के बाद और तो कुछ बच नहीं रहा है, ठीक है, जो लोन में ट्रांसफर होगा। और इन सबसे पहले जो सबसे पहली जो चीज जाएगी वो क्या जाएगी? शेयर ऑफ कैपिटल। उसको उसके हिस्से की कैपिटल दोगे। पहले कैपिटल दोगे, उसके बाद उसका डिसीज्ड पार्टनर का प्रॉफिट निकालोगे, ठीक है, उसकी गुडविल निकालोगे, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट लॉसेज एंड रिजर्व का ट्रीटमेंट होगा। फिर उसका जो होगा, ठीक है, रीवैल्यूएशन का जो प्रॉफिट लॉस या रिजर्व होगा, ठीक है, रीवैल्यूएशन पे जो प्रॉफिट या लॉस होगा वो आप, ठीक है, डिस्ट्रीब्यूट करोगे। तो इतना ट्रीटमेंट हमको पढ़ना है। आइए अब हम मुद्दे की बातचीत कर लेते हैं। गुडविल का ट्रीटमेंट तो सेम वही ट्रीटमेंट होगा जो आपने पढ़ा है कहाँ पे? ठीक, रिटायरमेंट में। तो ये सेम है। एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट लॉसेस या रिजर्व का ट्रीटमेंट क्या होता है? ऑल पार्टनर्स इन देयर ओल्ड रेशियो इंक्लूडिंग रिटायरिंग पार्टनर। ये रिटायरमेंट में था। तो डेथ में क्या हो जाएगा? ठीक है, ऑल पार्टनर्स इन देयर ओल्ड रेशियो इंक्लूडिंग डिसीज्ड पार्टनर। जो पार्टनर मरता है उस पार्टनर को क्या कहते हैं? डिसीज्ड पार्टनर कहते हैं। ठीक है, ये बात बहुत ध्यान से देखना है। उसको क्या कहते हैं? डिसीज्ड कहते हैं। DECEASED, डिसीज्ड पार्टनर कहते हैं। ठीक है, अब अगर आपने रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड रीअसेसमेंट ऑफ लायबिलिटीज की है तो उसपे भी प्रॉफिट या लॉस आया होगा। तो उस प्रॉफिट या लॉस का शेयर वो कहां डिस्ट्रीब्यूट होगा? वो होगा ओल्ड रेशियो इन ऑल पार्टनर्स इंक्लूडिंग डिसीज्ड वन। और उसका कैपिटल जो कि आपके बैलेंस शीट में गिवन होगा, उसका जो शेयर ऑफ कैपिटल होगा वो तो उसके बैलेंस शीट में गिवन होगा। उसके अलावा और क्या क्या पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं? तो उसके अलावा और पॉसिबिलिटीज में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हो सकता है। उसकी ड्राइंग होगी तो ड्राइंग आएगी डेबिट साइड में, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग होगी तो वो डेबिट साइड में आएगी। अगर किसी तरह का एक्यूमुलेटेड लॉस है तो वो डेबिट में आएगा। अगर लॉस ऑन रिवैल्यूएशन हुआ है तो वो डेबिट में आएगा। तो इतनी सारी चीजें आनी है। एट द एंड ऑफ द डे जो सबसे जरूरी चीज आनी है कि जब कोई पार्टनर मर गया तो अब उसको तो आप उसकी कैपिटल दे नहीं रहे हो। ठीक है, अब उसके कैपिटल का जो भी अल्टीमेट बैलेंस बच रहा है वो आप किसको दे रहे हो? वो आप देने वाले हो उसके किसी लीगल रिप्रेजेंटेटिव को। ठीक है, जो पार्टनर मरता है आप उसके किसी लीगल रिप्रेजेंटेटिव को देते हो। लीगल रिप्रेजेंटेटिव। और उस लीगल रिप्रेजेंटेटिव को क्या कहते हैं?
उस लीगल रिप्रेजेंटेटिव को अकाउंटेंसी में इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 के अकॉर्डिंग उसको कहते हैं डिसीज्ड पार्टनर्स, डिसीज्ड DECEASED, हर सही है स्पेलिंग, डिसीज्ड पार्टनर्स एग्जीक्यूटर कहते हैं उसको, उस लीगल रिप्रेजेंटेटिव को क्या कहते हैं, डिसीज्ड पार्टनर का एग्जीक्यूटर। तो उस मरे हुए पार्टनर का एग्जीक्यूटर अकाउंट आपको क्या करना होगा, ओपन करना होगा। डिसीज्ड पार्टनर का आपको क्या ओपन करना होगा, एग्जीक्यूटर अकाउंट ओपन करना होगा। और जो सारा बैलेंस होगा वो आप कहां ट्रांसफर करोगे, उसके एग्जीक्यूटर अकाउंट में। फिर इफ इन द केस अगर क्वेश्चन में बोलता है कि एग्जीक्यूटर को पूरा पे कर दो, तो आप पूरा कैश या बैंक जैसे रिटायरमेंट में कर रहे थे। इफ इन द केस कहता है कि अगर आप लोन में ट्रांसफर कर दीजिए, तो आप लोन में ट्रांसफर कर देंगे। इफ इन द केस अगर कहता है कि पार्शियल पे करो, पार्शियल लोन में रखने दो, तो आप एग्जीक्यूटर में ट्रांसफर करने के बाद पार्शियल पे करोगे, पार्शियल लोन में रखोगे। और इफ इन द केस अगर कुछ भी नहीं कहता है, तो आपने रिटायरमेंट में पढ़ा था, याद कर लो मेरे लाल, इन द केस ऑफ एनी इंस्ट्रक्शन गिवन द क्वेश्चन, in the absence of any instruction given in the question, ठीक है, the amount payable to deceased partners executor will be transferred to कहाँ, वो कहाँ जाएगा, ठीक है। तो हम क्या बातचीत करने जा रहे हैं, ठीक है, amount payable to executor। हम अगला जो बातचीत करेंगे, जो आखिरी चीज होगी, वो एग्जीक्यूटर को हम कैसे पे करेंगे। तो अगर कुछ नहीं बोलेगा, इन द केस, ठीक है, इफ नथिंग इज स्पेसिफाइड कि हाउ यू आर गोइंग टू पे टू एग्जीक्यूटर, यू हैव टू ट्रांसफर द होल अमाउंट टू एग्जीक्यूटर्स लोन अकाउंट, ठीक है। तो इतनी चीजों पे हमें पढ़ना है, बाकी सारी चीजें हम ऑलरेडी नोन है। एक एग्जीक्यूटर के लिए हमें ज्यादा फोकस करना होगा पढ़ने के लिए, और एक हमें पढ़ना होगा कैलकुलेशन ऑफ डिसीज्ड पार्टनर शेयर ऑफ प्रॉफिट, ठीक है बच्चों। आ जाओ भैया बिना देर किए हुए, ठीक है। हम सबसे पहले पढ़ लेते हैं कैलकुलेशन ऑफ डिसीज्ड पार्टनर शेयर ऑफ प्रॉफिट टिल हिज डेट ऑफ डेथ। जब कोई पार्टनर मरता है तो सबसे पहले आपको निकालना क्या जरूरी है, उसका शेयर ऑफ प्रॉफिट। किस पार्टनर का, डिसीज्ड पार्टनर का क्या चीज, शेयर ऑफ प्रॉफिट टिल हिज डेट ऑफ डेथ, उसकी डेथ की डेट तक। क्यों, क्योंकि वो बिजनेस में पार्टनर है, पार्टनर होते हैं तो उनके बीच में प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो होता है। तो वो जितने दिन रह के मरा है, क्या वो उतने देर प्रॉफिट लेने का हकदार नहीं है? अजी बिल्कुल है। आप कैसे मना कर सकते हैं कि वो उतने दिन का प्रॉफिट नहीं लेगा, ठीक है। तो सबसे पहले आपको ये पढ़ना है, और कैलकुलेशन के साथ साथ आपको पढ़ना है उसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट, ठीक है। तो मैंने भले से यहाँ पे लिख दिया है कैलकुलेशन, मगर अभी हम पढ़ने जाएंगे अकाउंटिंग ट्रीटमेंट। फिर कैलकुलेशन की दो निंजा टेक्निक है, वो दोनों निंजा टेक्निक हम जानेंगे और हम आगे बढ़ेंगे, ठीक। तो पहले हम देख लेते हैं उसके अकाउंटिंग ट्रीटमेंट में। सबसे पहला जो अकाउंटिंग ट्रीटमेंट है वो क्या है, इफ न्यू रेशियो इज नॉट मेंशन्ड इन द क्वेश्चन। अगर मान लो, एक मैं एग्जांपल उठाता हूं कि ABC 3 पार्टनर थे, रेशियो था 3:2:1, ठीक है। C डाइट, C मर गया, ठीक है। और A और B के बीच में न्यू PSR नहीं गिवन है, तो नहीं गिवन है तो A और B के बीच में न्यू PSR क्या हो जाएगा, 3:1 ही हो जाएगा। अगर कुछ नहीं गिवन है तो यही इनका न्यू PSR हो जाएगा। तो ऐसी दशा में C को जो उसके अकाउंटिंग ट्रीटमेंट किए जाएंगे वो क्या होंगे, सी के लिए क्या एंट्री बनाई जाएगी, तो वो एंट्री बनेगी अकाउंटिंग ट्रीटमेंट फॉर द सेम। यहां मैं एरो करके लिख रहा हूं, ठीक है। वो एंट्री बनेगी PL सस्पेंस डेबिट, प्रॉफिट एंड लॉस। जो सस्पेंस अकाउंट होगा वो डेबिट होगा टू, मर कौन रहा है, सी, तो यहां पे हो जाएगा सीज कैपिटल। और नरेशन में लिख लेंगे इन हिज शेयर ऑफ प्रॉफिट टिल डेट ऑफ डेथ, ठीक है। अब सवाल ये खड़ा होता है कि सर PL सस्पेंस क्यों डेबिट होगा, प्रॉफिट एंड लॉस क्यों नहीं डेबिट होगा। तो PL सस्पेंस मेरे दोस्त इसलिए क्योंकि C का किसी की डेथ सर्टेन नहीं होती है। ऐसा थोड़ी है कि C 31 मार्च को ही मरेगा, ऐसा थोड़ी है कि C साल के 6 महीने रह के ही मरेगा। डेथ तो अनसर्टेन है, वो कभी भी मर रहा है। और जरूरी नहीं है ना कि जो प्रॉफिट आ रहा हो वो सर्टेन अमाउंट का आ रहा हो। हम प्रॉफिट जो उठाते हैं वो पास्ट एक्सपीरियंसेस के बेस पे उठाते हैं। अब पास्ट एक्सपीरियंस के बेस पे जो उठा रहे हो, इस बात की क्या गारंटी है कि जो पिछले साल प्रॉफिट हुआ वही इस साल भी होगा, ठीक है। जितना अमाउंट पिछले साल हुआ वही इस साल भी होगा, ठीक है। तो हम इसको मानते हैं
पीएल सस्पेंस मानते हैं, हम इसको सस्पेंस मानते हैं कि मे बी और मे नॉट बी का केस है। तो पीएल सस्पेंस डेबिट टू सीज कैपिटल इन हिज शेयर ऑफ प्रॉफिट टिल डेट ऑफ डेथ। अब लगे हाथ तुरंत एक और चीज जान जाओ कि ये पीएल सस्पेंस का जो बैलेंस आया ये बैलेंस शीट में कहा जाएगा। अगर तुमको बैलेंस शीट बनाने को कह दिया तो द अमाउंट ऑफ पीएल सस्पेंस इन बैलेंस शीट ये कहाँ जाएगा, इधर एरो कर देता हूं मैं, ये जाएगा बैलेंस शीट के किस साइड में, एसेट साइड में। ये जाने वाला है कहां पे, बैलेंस शीट के एसेट साइड में। द अमाउंट ऑफ डेबिट बैलेंस ऑफ फी, देखो जैसे प्रॉफिट एंड लॉस का डेबिट बैलेंस जिसको आप लॉस बेसिकली मानते थे वो बैलेंस शीट के एसेट में जा रहा था, तो पीएल सस्पेंस का भी डेबिट बैलेंस बैलेंस शीट में कहा जाने वाला है मेरे दोस्त, बैलेंस शीट के एसेट कॉलम में जाने वाला है। ठीक है, अब दूसरा सिचुएशन लगे हाथ तुरंत देख लो। अगर न्यू रेशियो मेंशन्ड है तो न्यू रेशियो मेंशन है तो जैसे मान लो कि यहाँ पे सेम यही सिचुएशन, ए बी सी पार्टनर है, रेशियो है 3:2:1, सी जो है वो डाइड, सी मर गया, ए और बी के बीच में नया रेशियो दे दिया मान लो, ठीक है 3:2, ये ए और बी के बीच में न्यू पीएसआर दे दिया। ठीक है, तो अब आपकी एंट्री क्या बनेगी, व्हाट विल बी योर अकाउंटिंग ट्रीटमेंट। तो देखो भैया सी तो जा रहा है तो सी की कैपिटल तो क्रेडिट होगी विद नो डाउट टू सीज कैपिटल। ठीक है, अब ये मैंने एक इमेजिनरी सिचुएशन ली है, हो सकता है ये सही हो सकता है ये सही ना हो, ठीक है, मगर इसके बेस पे आप अब निकालने वाले हो गेनिंग रेशियो ए और बी के बीच में। तो हम यहाँ पे निकालने जरा चेक करने लगे हाथ, गेनिंग रेशियो, ए का न्यू रेशियो है 3/5, बी का न्यू रेशियो है 2/5, ए का ओल्ड रेशियो है 3/6 और बी का है 2/6। ए का जो गेन आने वाला है वो आने वाला है 33, हाँ, और ये आने वाला है 2। आई थिंक यही आएगा, चेक कर लेना एक बार, फिर से मैं चेक कर लेता हूं। ठीक है 3/30 और बी का आ रहा है, ठीक है, तो 3:2 यानी ए और बी के बीच का जो गेन बन रहा है वो 3:2 बन रहा है। ए और बी के बीच का जो गेन बन रहा है वो 3:2 ही बनेगा, ये क्लियर हो गया। तो जो अकाउंटिंग ट्रीटमेंट बनता है वो गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल डेबिट, ये याद कर लो मैंने पार्टनरशिप की पहली वीडियो में बताया था जब मैं रिटायरमेंट पढ़ा रहा था। ठीक है, तो यहाँ पे अकाउंटिंग ट्रीटमेंट बनेगा गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल डेबिट यानी कि एज कैपिटल डेबिट, एज कैपिटल डेबिट, बीज कैपिटल डेबिट टू सीज कैपिटल। ठीक है, और ए और बी की कैपिटल किस अमाउंट में डेबिट होगी, ए और बी की कैपिटल किस प्रोपोर्शनेट में डेबिट होगी, जिस प्रोपोर्शनेट में वो गेन किए हैं, एंड दैट इज 3:2, 3/5 एंड 2/5। और सी का कितना आएगा, सी का जो प्रोपोर्शन है 1/6। इज दैट क्लियर। तो जल्दी से मेरे प्यारे बच्चों ये दोनों चीजें उतार लो कि अगर नया रेशियो स्पेसिफाइड नहीं है तो पीएल सस्पेंस डेबिट टू डिसीज्ड पार्टनर्स कैपिटल, और अगर नया रेशियो स्पेसिफाइड है, ठीक है, तो मैं इधर हट जाता हूं, तो अगर नया रेशियो स्पेसिफाइड है तो गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल डेबिट इन देयर गेनिंग रेशियो टू डिसीज्ड पार्टनर्स कैपिटल इन हिज और हर शेयर ऑफ प्रॉफिट। ठीक है, ये हो गया अकाउंटिंग ट्रीटमेंट। इसके बाद हम पढ़ने चलेंगे कैलकुलेशन की दो मेथड्स हैं और वो दोनों मेथड्स हम उतारेंगे। तो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लो या रिकॉर्ड कर लो, फिर हम चलते हैं आगे। हाँ भाई आ जाओ। तो कैलकुलेशन के जो मेथड्स हैं उसमें दो मेथड्स हैं। सबसे पहला मेथड है ऑन टाइम बेसिस। टाइम बेसिस का फंडा ये होता है, ठीक है, कि आप इसमें पास्ट ईयर का, ठीक है, किसी भी पास्ट ईयर के आप एवरेज प्रॉफिट के बेस पे, पास्ट ईयर्स एवरेज प्रॉफिट, ठीक है, पास्ट ईयर के एवरेज प्रॉफिट के बेस पे आप इस साल का प्रॉफिट मानते हो, ठीक है, कि इस साल इतने का प्रॉफिट हुआ होगा। जैसे हमने उठा लिया कि पास्ट 3 ईयर का एवरेज प्रॉफिट के बेस पे इस साल का प्रॉफिट मानना है, ठीक है, तो उसमें आपको करना ये होता है कि उसमें आपको करना होता है डिसीज्ड पार्टनर्स शेयर ऑफ प्रॉफिट आपको निकालना है। आपको क्या निकालना है, डिसीज्ड पार्टनर्स शेयर ऑफ प्रॉफिट। उसका फॉर्मूला क्या लगने वाला है,
उसका फॉर्मूला लगने वाला है, जो भी पास्ट ईयर का एवरेज प्रॉफिट क्वेश्चन में गिवन है वो मल्टीप्लाइड बाय शेयर, डिसीज्ड पार्टनर का शेयर क्या है, शेयर ऑफ डिसीज्ड पार्टनर का शेयर क्या है, मल्टीप्लाइड बाय वो कितने दिन रह के मरा है। फॉर एग्जाम्पल अगर वो मंथ एंड में मरा है तो वो मंथ काउंट होगा, मंथ के बिगिनिंग में मरा है तो वो मंथ नहीं काउंट होगा। अगर वो डेज के हिसाब से मरा है, ठीक है, तो आप कर लेंगे डेज बाई 365, अगर मंथ है तो मंथ बाई 12 करेंगे। हाँ, एक बात मैं बता दूं, डेज के साथ एक अच्छी चीज ये होती है कि डेज हमेशा तुम्हारे पास 73 के मल्टीपल में आएंगे, ठीक है। लाइक वो या तो 73 डेज रह के मरा होगा, ठीक है, 73 बाई 365 कर लो, या तो 73 का, क्योंकि इसका ये वजह ये है कि 73 बाई 365 की वजह ये है कि अगर आप इसको डिवाइड करेंगे तो ये 1/5 आना है। ये इजीली डिविजिबल है 1/5, इसमें बहुत ज़्यादा दिमाग नहीं लगाने के। अरे सर ये तो 73 दे दिया या ये समथिंग दे दिया तो हम डिवाइड कब कैसे करें, अब आधे घंटे डिवीजन में चलेगा, एग्जाम में टाइम कम पड़ेगा। नहीं, वो 73 के मल्टीपल में होगा, वो तो या तो 73 होगा, या तो वो 146 होगा, या तो वो 219 होगा, एंड लाइक दैट, ऐसे है वो होगा, डिवाइडेड बाई 365 होगा, ठीक है। ऐसे जब तुम कर लोगे तो डिसीज्ड पार्टनर का शेयर ऑफ प्रॉफिट तुमको यहाँ पे निकल के आ जाना है, एक समथिंग अमाउंट आ जाएगा। अब अगर क्वेश्चन में कुछ नहीं गिवन है तो एंट्री बनेगी पीएल सस्पेंस डेबिट टू डिसीज्ड पार्टनर कैपिटल। अगर कोई नया रेशियो गिवन है तो आप गेनिंग रेशियो निकालोगे और फिर उस गेनिंग रेशियो में इस अमाउंट को क्या करोगे, उन गेनिंग पार्टनर्स के साथ आप डिवाइड कर लोगे। तो ये है आपका पहला मेथड, इसको नोट करो, ठीक है। किसी भी पास्ट ईयर का जो भी एवरेज प्रॉफिट गिवन होगा, हम एक उसका प्रॉपर क्वेश्चन लगाएंगे, एवरेज प्रॉफिट मल्टीप्लाइड बाय शेयर ऑफ डिसीज्ड पार्टनर, जो भी शेयर है 1/6, 1/3, 1/4, 1/, ठीक है, वॉट एवर शेयर जो भी गिवन है वो मल्टीप्लाइड बाय मंथ बाय 12, वो कितने महीने रह के मरा है, 3 महीने, 4 महीने, 2 महीने, 5 महीने, 8 महीने, वॉट एवर मंथ वो रह के मरा है। मंथ नहीं अगर है तो वो डेज के मल्टीपल में आएगा। तो अगर डेज होगा तो आप क्या करोगे, अगर डेज दे दिया होगा तो आपको डेज बाई 365 करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये होता है पहला मेथड जब हम टाइम बेसिस पे निकालते हैं, ठीक है। तो जल्दी से इसको नोट डाउन करो। हाँ भाई आ जाओ, दूसरा मेथड ऑन सेल्स या टर्नओवर बेसिस, ठीक है। जब सेल्स बेसिस पे दिया हो या टर्नओवर बेसिस पे, इसका तो पहले हम मीनिंग समझ लेते हैं कि सेल्स या टर्नओवर बेसिस में क्या खेल है, ठीक है। अब जब पिछली साल की सेल्स गिवन होगी तो पिछली साल का प्रॉफिट भी गिवन होगा, यानी कि ऐसे सिचुएशन में आपको गिवन होगी लास्ट ईयर सेल और दूसरी चीज गिवन होगी लास्ट ईयर्स प्रॉफिट एंड लास्ट ईयर्स प्रॉफिट, इतनी चीजें आपको गिवन होंगी। लास्ट ईयर की सेल, लास्ट ईयर की प्रॉफिट। अब सेल तो पूरे साल भर हुई है तो प्रॉफिट भी पूरे साल भर का मिला के आया होगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, ठीक है। मगर इस साल क्या होगा कि साथ ही साथ करंट ईयर की आपको क्या गिवन होगी, करंट ईयर्स सेल गिवन होगी टिल डेट ऑफ डेथ, उसके मरने के दिन तक, ठीक है, कि सेल गिवन होगी। तो उसके मरने के दिन तक का प्रॉफिट भी निकाल लिया जाए। देखो भैया कैसे निकलेगा, लास्ट ईयर की सेल मान लो कि अगर 10 लाख है, ठीक है, और लास्ट ईयर का जो प्रॉफिट है वो मान लो कि तुम्हारा कितना है, 2 लाख है। तो लास्ट ईयर प्रॉफिट कितना हुआ था, तो मल्टीप्लाइड बाय 100 कर लो, यानी कि इसका जो फॉर्मूला बनता है वो प्रॉफिट डिवाइडेड बाय सेल्स मल्टीप्लाइड बाय 100 का बनता है। आप ये कर लेंगे तो ये 30 to 50 यहाँ चला गया, 10 से 10 यहाँ चला गया, तो 20% आपका प्रॉफिट क्या हुआ, 20% प्रॉफिट फॉर लास्ट ईयर्स सेल। आपका लास्ट ईयर सेल के अकॉर्डिंग प्रॉफिट कितना था, 20% था। अब करंट ईयर की सेल दी होगी टिल डेट ऑफ हिज डेथ। अब मान लो कि करंट ईयर की जो सेल है वो 4 लाख है, तो यही फंडे पे लगा लो, करंट ईयर की सेल अगर 4 लाख है, प्रॉफिट 20% है, ठीक है, तो 4 लाख का 20% आप कितना निकाल रहे हो, प्रॉफिट जो है वो करंट ईयर की, यहां से कर लो ऐसे, ये एरो यहां लगा लिया मैंने, यहां से यहां एरो बना दिया। प्रॉफिट अगर आपका 20% है, सेल अगर आपकी कितनी है, सॉरी ये तो मैंने लिखा ही नहीं ना, करंट ईयर की सेल मैं यहां पे लिख देता हूं 4 लाख, ठीक है,
तो करंट ईयर का प्रॉफिट, अब मैं पूछ रहा हूं आपसे, करंट ईयर्स प्रॉफिट टिल डेट ऑफ डेथ। तो डेट ऑफ डेथ तक करंट ईयर का प्रॉफिट कितना है, तो वो आ जाएगा कितना, 4 लाख का 20%, 80,000। 80,000 टिल डेट ऑफ डेथ का प्रॉफिट आ गया। अब कुछ नहीं करना है, मल्टीप्लाइड बाई शेयर कर लेना है, मल्टीप्लाइड बाई शेयर ऑफ डिसीज्ड पार्टनर, बस। ठीक है, डिसीज्ड पार्टनर का शेयर मल्टीप्लाई कर लो, ठीक है, आपको अमाउंट मिल जाना है। ठीक है, और बस अगर कहा हुआ है कोई आपको न्यू पीएसआर नहीं गिवन है तो पीएल सस्पेंस डेबिट टू दिस अमाउंट, और अगर गिवन है तो गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू डिसीज्ड पार्टनर्स कैपिटल इन दिस अमाउंट। अच्छा, इसमें मंथ बाय 12 क्यों नहीं करेंगे सर, एक और सवाल बच्चे पूछते हैं। मैंने कहा कि यार ये जो करंट ईयर का प्रॉफिट है ये डेट ऑफ डेथ तक का ही तो निकाल लिए, तो मंथ का खेल ही खत्म हो गया। जब डेट ऑफ डेथ तक तुम निकाल लिए तो झंझट खत्म। तो अब मंथ बाय 12 करने का क्या मतलब है, वो तो इररिलेवेंट हो गया ना, क्योंकि तुमने तो उसी दिन तक का निकाला है जिस दिन वो मरा है। तुमने पूरे साल भर का निकालने को तो तुमको कहा नहीं गया है, जब कहा नहीं गया उसी पर्टिकुलर डेट तक निकाले हो तो तुम्हारी मंथ बाय 12 की झंझट खत्म। अब क्या बचा, अमाउंट निकालो, शेयर से मल्टीप्लाई करो और एंट्री बना दो। ठीक है, तो नोट डाउन दिस। तो देखो भैया, कैलकुलेशन तुमने पढ़ लिया, कैलकुलेशन की निंजा टेक्निक पढ़ ली। अब क्या क्या पढ़ना है, तो अब अगला जो है वो है ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। अब ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल का क्या है, गुडविल निकालने तुमको आती है, ठीक। इसकी अकाउंटिंग ट्रीटमेंट कैसे होगी, तो इसकी अकाउंटिंग ट्रीटमेंट यही होगी, गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल डेबिट। अब गेन कौन करता है, गेन करते हैं बचे हुए पार्टनर, यानी कि आप गेनिंग कह लो और या तो आप इनको रिमेनिंग कह लो। ठीक है, या तो आप इनको रिमेनिंग कह लो, तो गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल डेबिट या रिमेनिंग पार्टनर्स कैपिटल डेबिट। ठीक है, गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल डेबिट और रिमेनिंग पार्टनर्स कैपिटल डेबिट इन देयर गेनिंग रेशियो। ठीक है, अगर रिमेनिंग लिखोगे तो गेनिंग रेशियो लिखना पड़ेगा। डेबिट को थोड़ा साफ लिख दें, टू किसको, डिसीज्ड पार्टनर्स कैपिटल, टू डिसीज्ड पार्टनर्स कैपिटल। ठीक है, तो गुडविल ये हो गया। ठीक है, अब हम बातचीत कर लेते हैं ट्रीटमेंट ऑफ रिवैल्यूएशन। रिवैल्यूएशन का ट्रीटमेंट क्या है, क्योंकि ये बहुत छोटे छोटे टॉपिक हैं, ये ऑलरेडी डिस्कस्ड है तुम्हारे साथ। ठीक है, तो इसको बार बार रिपीट करके डिस्कस करके और तुम्हारा ज्यादा समय नुकसान करने का कोई बहुत फायदा नहीं है। ठीक है, रिवैल्यूएशन तो तुमको मैं उम्मीद करता हूँ कि करने आता होगा। ठीक है, रिटायरमेंट में मैंने बता चुका है, उसका तुम अकाउंटिंग ट्रीटमेंट देख सकते हो पुराने वीडियो से खोज के। ठीक है, तो रिवैल्यूएशन का ट्रीटमेंट में क्या है, रिवैल्यूएशन में भैया या तो प्रॉफिट होता है या तो लॉस होता है। ठीक है, तो अगर प्रॉफिट हुआ है या लॉस हुआ है तो मैं उस ट्रीटमेंट को बड़ा बकायदा लिख दे रहा हूं। ठीक है, और वो क्या है, प्रॉफिट और लॉस ऑन रिवैल्यूएशन विल बी ट्रांसफर्ड टू ऑल पार्टनर्स कैपिटल, ब्रैकेट में लिख दे रहा हूं इंक्लूडिंग, रिटायरमेंट में लिखा था रिटायरिंग पार्टनर, यहां लिखूंगा डिसीज्ड पार्टनर, इंक्लूडिंग डिसीज्ड पार्टनर्स कैपिटल, ब्रैकेट क्लोज। किस रेशियो में, न्यू रेशियो नहीं, सेक्रीफाइसिंग रेशियो नहीं, गेनिंग रेशियो नहीं, किस रेशियो में, इन देयर ओल्ड रेशियो। ठीक है, तो ये दो ट्रीटमेंट जल्दी से लिखो तुरंत। इसके बाद मैं पढ़ाऊंगा रिजर्व, और उसके बाद अगर टाइम बच गया तो फिर मैं तुमको पढ़ा दूंगा पूरा का पूरा डिसीज्ड पार्टनर का कैपिटल अकाउंट और एग्जीक्यूटर कैसे बनाते हैं। ठीक है, जल्दी से इसको नोट करो। चलो भैया आ जाते हैं। लाइट आ गई क्या, बहुत अच्छी बात है, लाइट भी आ गई। ट्रीटमेंट ऑफ एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट लॉसेस या रिजर्व का क्या ट्रीटमेंट होता है, अजी सर कोई ट्रीटमेंट नहीं होता है। ठीक है, एनी काइंड ऑफ accumulated profits
स्लैश लॉसेस और रिजर्व्स, ठीक, विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड इन ऑल पार्टनर्स, ब्रैकेट में फिर वही लिखो, इंक्लूडिंग डिसीज्ड पार्टनर, किस रेशियो में, ब्रैकेट क्लोज, इन देयर ओल्ड रेशियो, किस रेशियो में भैया, ओल्ड रेशियो में। एक नया और ट्रीटमेंट पढ़ लेते हैं, तुरंत लगे हाथ। अगर एग्जिस्टिंग गुडविल होगी तो क्या किया जाएगा, ठीक है, व्हेन एग्जिस्टिंग गुडविल, व्हेन एग्जिस्टिंग, देखो कुछ भी छोड़ना नहीं है, ठीक है, कि कोई एक पॉइंट सर छूट गया, आपने तो सर ये नहीं बताया, हम सब कुछ लेके चलेंगे, मैक्सिमम पॉसिबिलिटीज क्या हो सकती हैं सब, ठीक है, हालांकि इतनी मैक्सिमम पॉसिबिलिटीज आना नहीं है, मगर फिर भी व्हेन एग्जिस्टिंग गुडविल अपीयर्स इन बैलेंस शीट, जब एग्जिस्टिंग गुडविल बैलेंस शीट में हो तो क्या करेंगे, कुछ नहीं करेंगे सर, ठीक है, रिटर्न ऑफ कर देंगे, रिटर्न ऑफ इन ऑल पार्टनर्स इन ओल्ड रेशियो, सारा खेल तो ओल्ड रेशियो का है, रिटर्न ऑफ इन ऑल पार्टनर्स इन ओल्ड रेशियो, ब्रैकेट में फिर लिख लो, इंक्लूडिंग डिसीज्ड पार्टनर, डिसीज्ड पार्टनर को इंक्लूड करके, ये NER होगा, ठीक है, नॉर्थ इंडियन रेलवे नहीं, पार्टनर की स्पेलिंग थी वो। चलो भैया, आ जाओ भैया, अब हम लोग बातचीत कर लेते हैं, ठीक है, अभी लास्ट तो नहीं हुआ है, मगर अब मुझको आ रही है नींद, ठीक है, तो क्योंकि कल स्कूल भी है, बहुत सारे और भी काम पेंडिंग है, तो आज हम फिलहाल बातचीत कर लेते हैं डिसीज्ड पार्टनर का कैपिटल अकाउंट कैसे बनेगा, ठीक है। तो हमने यहाँ ड्राफ्ट किया डिसीज्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, लेजर होता है, टी से फॉर्मेट होता है, द टॉप लेफ्ट इज डेबिट, द टॉप राइट इज क्रेडिट, ठीक है, फर्स्ट हाफ डेबिट होता है, सेकंड हाफ क्रेडिट होता है, ये तुम 11th से जान रहे हो, ठीक है। यहाँ पे मैंने ये अमाउंट का कॉलम खींच दिया और यहाँ पे अमाउंट का कॉलम खींच दिया, ठीक है। डेट भी होती है, मगर अभी फिलहाल के लिए हम डेट इररिलेवेंट मान लेते हैं, क्योंकि तुम्हारे पास इतनी नॉलेज है। सबसे पहले क्या लिखेंगे, उसकी कैपिटल का बैलेंस, तो वो लिखेंगे आप बाई बैलेंस ब्रॉट डाउन, BD। फिर उसका शेयर ऑफ प्रॉफिट, अगर कुछ नहीं गिवन है, ठीक है, तो बाई PL सस्पेंस लिख दोगे, बाई PL सस्पेंस लिख दोगे, और अगर कुछ गिवन है तो बाई गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल लिख दोगे, ठीक है। अब PL सस्पेंस कब लिखोगे और गेनिंग पार्टनर कब लिखोगे, PL सस्पेंस तब लिखेंगे जब कोई भी न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ना गिवन हो, और गेनिंग पार्टनर की कैपिटल आप तब लिखते हैं जब न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो गिवन हो, तो आप गेनिंग रेशियो निकालते हैं। तो बाई गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल, ठीक है, ये इसीलिए मैंने यहाँ पे देखो भाई और लिख दिया है, ये और है, ये यही चीज बताने के लिए है कि शेयर ऑफ प्रॉफिट के लिए है। मैं यहाँ लो भाई ब्रैकेट में लिख भी दे रहा हूँ ताकि तुम्हें तकलीफ ना हो, ठीक है, किसी को भी कष्ट, समस्या, तकलीफ, परेशानी, पेट दर्द होने से बचाने के लिए है ये। अब उसके बाद क्या देना है, उसको गुडविल देना है। गुडविल में तो भैया गेनिंग पार्टनर की कैपिटल जाएगी, बाई गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल, ये तो जाएगी ही जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे लिख लो शेयर ऑफ गुडविल, सिर्फ गुडविल मत लिख देना, क्योंकि वो गुडविल का एक हिस्सा ले जाएगा, पूरा शेयर नहीं ले जा रहा है मेरे दोस्त। अब अगर रीवैल्यूएशन में प्रॉफिट हुआ है तो उसके हिस्से का प्रॉफिट दे दो रीवैल्यूएशन में, बाई प्रॉफिट ऑन रीवैल्यूएशन, ठीक है। फिर अगर किसी भी तरह का रिजर्व रहा है तो जनरल या स्पेसिफिक रिजर्व, जनरल या स्पेसिफिक रिजर्व, और ये सिर्फ पूरा मत बांट देना, उसके शेयर को ही बांटना। ऐसा नहीं है कि हर चीज में बोर्ड पे लिखता हुआ चलूंगा, कुछ लिखूंगा कुछ बोलूंगा, तो नेविगेशन अपने एक्टिव रखो, जो बोलूं जो लिखूं कॉपी पेन लेके तैयार रहो साथ में नोट्स बनाने के लिए, तुम्हारे घर आके मैं थोड़ा ही तुमको लिख के दूंगा, ठीक है।
तो भाई जनरल या स्पेसिफिक रिजर्व इन हिज और हर शेयर, ठीक है, जो भी उसका शेयर होगा, ठीक। अब उसके बाद रिवैल्यूएशन हो गया, रिजर्व हो गया, हाँ उसकी गुडविल हो गई भाई, उसको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी तो हो सकता है, तो भाई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पूरे पूरे साल भर का मत निकाल देना, जितने दिन वो रहा है उतने ही दिन का निकालना, ठीक है। कैपिटल मल्टीप्लाइड बाय रेट, इंटरेस्ट रेट मल्टीप्लाइड बाय मंथ बाय 12 कर लेना, ठीक है। अब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल से सर मुझे याद आती है ड्राइंग, तो भैया इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हम यहाँ लिख लें, टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग अगर हम करेंगे तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग किस पर करेंगे सर, इसीलिए आपने ऊपर स्पेस छोड़ दिया, आप बहुत दिमागदार आदमी है। मैंने कहा जी हाँ, ठीक। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग किस पे करोगे, ड्राइंग पे करोगे, ठीक है। अब जैसे प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन हुआ है, क्या पॉसिबिलिटी नहीं है कि मच्छर भी काट ले रहे हैं इसी में, बताओ, है लॉस ऑन रिवैल्यूएशन होने की। तो लॉस ऑन रिवैल्यूएशन अगर होगा तो वो डेबिट साइड में आएगा, अभी ट्रीटमेंट लिखते हुए पीछे आए हो ना, लॉस होगा तो डेबिट में, प्रॉफिट होगा तो क्रेडिट में। अब जैसे स्पेसिफिक रिजर्व या जनरल रिजर्व था, वैसे ही कोई एक्यूमुलेटेड लॉस रहा हो, जैसे पीएल का डेबिट बैलेंस, जैसे एग्जिस्टिंग गुडविल, जैसे कि तुम्हारा एडवर्टीजमेंट सस्पेंस, तो ये सब आएगा डेबिट में। अगर एग्जिस्टिंग गुडविल है तो वो यहां डालोगे, टू एग्जिस्टिंग गुडविल, ये डब्लू है, थोड़ा सा मेरा डब्लू ज्यादा तेज बन जाता है, ठीक है। टू एडवर्टीजमेंट सस्पेंस, या अगर पीएल का डेबिट बैलेंस रहा हो तो वो ले लो, टू पीएल लॉस, ठीक है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की जगह इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हो गया, जनरल रिजर्व की जगह हमने एडवर्टीजमेंट सस्पेंस या पीएल डाल के काम चला लिया, प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन की जगह लॉस ऑन रिवैल्यूएशन हो गया, गुडविल तो हमेशा वहीं जाएगी, प्रॉफिट तो हमेशा उसका वहीं जाएगा, और कुछ उसको देना नहीं है, मुझे नहीं लगता है। इफ इन द केस अगर और कुछ होगा तो वो क्वेश्चन के हिसाब से आप बिल्कुल इत्मीनान से मुझसे पूछ सकते हैं, कमेंट सेक्शंस आपके लिए खुले हुए हैं। तो मेरे हिसाब से जो पॉसिबिलिटीज हैं वो सारी खत्म हो चुकी हैं, ठीक है। अब क्या करो, अब तुम उसका क्रेडिट पूरा जोड़ो। अब हमने सर यहाँ पे उसका ये क्रेडिट लो, क्रेडिट पूरा जोड़ दिया, और ये डेबिट पूरा जोड़ दिया। अब रूल ये कहता है कि लेजर है तो बैलेंस होना चाहिए, तो क्रेडिट और डेबिट बराबर होना चाहिए। लो भैया बराबर हमने कर लिया, जो क्रेडिट था वो डेबिट के हमने बराबर कर लिया। अब जो डिफरेंस आएगा वो डिफरेंस, आप अभी तक बैलेंस सीडी लिखते थे, मगर ये पार्टनर डेथ करके जा रहा है, तो अब इसको बैलेंस करके क्या दोगे, जो मर गया उसको क्या बैलेंस देना भाई, अब तो उसका कोई ना कोई एक लीगल रिप्रेजेंटेटिव होगा ना, उसको ना दोगे। तो अब आप देने जा रहे हैं क्या, उसके लीगल रिप्रेजेंटेटिव में ये पैसा ट्रांसफर करने। तो यहां पे तुम लिखोगे टू डिसीज्ड पार्टनर्स एग्जीक्यूटर अकाउंट, ये पैसा वहां ट्रांसफर होगा, और ये कौन सा है, ठीक है, ये है अमाउंट पेएबल टू डिसीज्ड, ये वो पैसा है, देखो मैंने स्टार एरो लगा दिया, ये एरो, अमाउंट पेएबल टू डिसीज्ड पार्टनर्स कैपिटल, ठीक है। तो भैया जल्दी से ये बनाओ, लग गया तो इसका सेटलमेंट भी आज ही पढ़ा के सब कुछ एक साथ डेथ में आज खत्म करेंगे, सारा अकाउंटिंग ट्रीटमेंट डेथ में खत्म करेंगे। जल्दी से ये बनाओ, हम आगे बढ़ेंगे। चलो भैया हम आ गए हैं एकदम बिल्कुल अपने एंड पॉइंट पे, डिसीज्ड पार्टनर का एग्जीक्यूटर अकाउंट बना लेते हैं, ठीक है। तो सबसे पहला काम ये करना है कि डिसीज्ड पार्टनर की कैपिटल से जो तुमने उसके एग्जीक्यूटर का बैलेंस वहां पे आइडेंटिफाई किया था डेबिट साइड में, वो जो सर्कल मैंने किया था, वो फिगर उतरेगा यहाँ, और वो उतरेगा किस नाम से, ठीक है, बैलेंस बीडी, नहीं सर गलत कर दोगे, पाप कर दोगे, ठीक है, कुंभ बनाना पड़ेगा जाके, ठीक है। तो इसलिए वो उतरेगा किस नाम से, वो उतरेगा डिसीज्ड पार्टनर की कैपिटल के नाम से, डिसीज्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। अब जगह थोड़ी कम पड़ गई, अकाउंट नहीं लिखा हूं, नहीं तो तुम समझदार हो लिख लोगे यार, ठीक है। बाय डिसीज्ड पार्टनर्स कैपिटल, ठीक है, जैसे मान लो बी मरा है तो बाई बी इज कैपिटल, सी मरा है तो बाई सी इज कैपिटल, ए मरा है तो बाई ए इज कैपिटल। अब
पेमेंट कैसे किया जाए। देखो पहले क्या होता था कि पेमेंट करने का मेथड बताता था, फिर उसका लोन होता था, फिर उस पर 6% पर एनम लगाया जाता था, लोन का सेटलमेंट होता था। तुम लोग खुशकिस्मत हो, तुम लोगों के सिलेबस से ये सब चीज़ें फिलहाल स्प्लिट हैं इस सेशन में। तो अब अगर बोला है पूरा पे करने को तो आप पूरा पे कर दीजिए, टू कैश और बैंक। ठीक है, यहाँ मैं स्टार लगा दे रहा हूँ। ठीक है, क्योंकि कोई एक ही केस तो बोलेगा, सब तो इकट्ठे थोड़ी बोल देगा कि नहीं बोल दे कि पे भी करो, फिर बोल दे कि पार्शियल भी पे करो, फिर बोल दे कि लोन भी डालो, फिर बोल दे कि नहीं ये करो। अरे ऐसे कैसे होता है भाई। अगर ये नहीं बोला है तो दूसरा क्या बोला होगा, लोन में डालने को। तो मान लो कि अगर बी है तो यहाँ पे हो जाएगा टू बीज एग्जीक्यूटर लोन, डिसीज्ड पार्टनर के एग्जीक्यूटर का लोन। तो टू डिसीज्ड पार्टनर्स एग्जीक्यूटर लोन। ठीक है, लो भैया स्टार लगा दिए। अगर बोले ये हो गया पहला केस, ये हो गया दूसरा केस, जैसे रिटायरमेंट में बताया था। अगर बोला है पार्शियल पे करो, पार्शियल लोन डालो, तो 1 और 2 मिला के तुम कर लेना थर्ड केस, 1 + 2 मिला के कर लेना तुम थर्ड केस। मतलब पहले पे करना, देखो 1 पहले लिखा हूं, 2 बाद में लिखा हूं, पहले पे करना, फिर बचा हुआ बैलेंस लोन में डालना। और अगर कुछ नहीं बोला है, in the absence of any instruction given regarding the payment due to deceased partner's executor, the whole amount payable to deceased partner's capital will be transferred to deceased partner's executor loan account। ठीक है, तो आप क्या करने वाले हैं सर, आप करने वाले हैं इसको सेकंड ही फोर्थ हो जाएगा। ठीक है, टू डिसीज्ड पार्टनर्स एग्जीक्यूटर, CU हो है ना, CUTOR, एग्जीक्यूटर्स लोन अकाउंट, यहाँ अकाउंट लगा दिया जाए। ठीक है, अगर कुछ नहीं बोला है तो यहाँ भी लोग भाई स्टार लगा देते हैं, कोई एक ही तो ट्रीटमेंट होगा। और ये आपका लेजर खत्म, ये आप डेबिट, ये आपका क्रेडिट, हिसाब बराबर, डेबिट इज इक्वल टू क्रेडिट, क्रेडिट इज इक्वल टू डेबिट। ठीक है, और अगर लोन डाला है तो बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में, पे कर दिया है तो कैश या बैंक से सेटलमेंट होगा। अगर फिर से लोन डाला है तो फिर से बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में, पार्शियल पे किया है, पार्शियल लोन डाला है तो कैश या बैंक से उतने का सेटलमेंट और बाकी का बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में। ठीक है, जब हम एक फुल फ्लेज्ड क्वेश्चन लगाएंगे तो आपको ये पूरी चीजें, हम इसमें से ऐसा नहीं है कि हम मतलब कोई एक ही क्वेश्चन लगा के काम खत्म कर देंगे, 4-5 हम क्वेश्चंस लगाएंगे आने वाले समय में। ठीक है, तो फिलहाल का जो अकाउंटिंग ट्रीटमेंट है, इससे डेथ ऑफ अ पार्टनर आपका पूरी तरह से खत्म होता है। और CBSE के टर्म 2 के सैंपल पेपर्स अकाउंटेंसी के आ गए हैं, उसकी एनालिसिस हो गई है। नेक्स्ट वीडियो में मैं उसकी एनालिसिस पहले तो पूरी बताऊंगा आपको, बहुत जल्दी ही बताने वाला हूँ। ठीक है, तो जो सबसे ज्यादा आपको पार्टनरशिप में फोकस करना है वो किस चैप्टर पे करना है, रिटायरमेंट और डेथ पे। या तो रिटायरमेंट या तो डेथ, आपको रिटायरमेंट डेथ पे पूरा फोकस रखोगे तो पार्टनरशिप के बचे हुए जो चैप्टर्स हैं उसमें से सबसे ज्यादा जो वेट गेन कर रहा है वो रिटायरमेंट और डेथ कर रहा है। ठीक है, उसके बाद डिसोल्यूशन भी है। तो बहुत जल्द हम पहले सिलेबस पे डिस्कशन कर लेंगे कि जो भी आपका CBSE टर्म 2 का सैंपल पेपर CBSE ने इशू किया है उस पर, उसकी चैप्टर वाइज वेट मैं आपको बताने वाला हूँ बहुत जल्दी कि आपके पर चैप्टर वाइज क्या वेट है, किस सेगमेंट से क्या पूछा है, और उसके बाद फिर हम बहुत जल्दी डिसोल्यूशन शुरू करेंगे। ठीक है, तो आज की हमारी जो डेथ ऑफ अ पार्टनर है, ये कंप्लीट वीडियो आज की एक शॉट में पूरी होती है। तो मेरे सारे प्यारे बच्चों को बाय बाय और जय हिंद।